आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं फिर से एक बार सा प्रसंग व्याख्या लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया हूँ? और ये सा प्रसंग व्याख्या जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी मैं गुनगुना भी रहा था, एक बार और पढ़ देता हूँ। इसके बाद हम लोग इसको सा प्रसंग व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे? और ये सा प्रसंग व्याख्या जो है क्लास 12th हिंदी साहित्य दिगंत भाग 2 से लिया गया है ना। और ये जो 12th बोर्ड का जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, जो इस बार 12th बोर्ड का एग्जाम देंगे, उनके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट भी आई है। और हो सके शायद ऐसा भी होगा कि ये दोनों सा प्रसंग व्याख्या में एक क्वेश्चन वहां छप गया होगा। इसलिए आप लोग सभी लोग इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखें, और जितना गहराई से इसको लिखा गया है उतने ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करके बताएंगे, ताकि आप इस वीडियो को ही नहीं बल्कि सा प्रसंग व्याख्या दम आप लोग को एकदम अच्छे तरह से याद हो जाए। तो चलिए सा प्रसंग व्याख्या में यहाँ क्या कह रहा वो पहले देखेंगे। तो कहता है, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। तो दोस्तों, ये जो काव्य पंक्ति है, सबसे पहले सप्रसंग व्याख्या में क्या किया जाता है आप लोग को एक दिन बताए थे। एक और सप्रसंग व्याख्या हम आप लोग को बताए हैं। उसमें सप्रसंग व्याख्या में एक्चुअली क्या होता है कि सबसे पहले ये बताना है कि ये काव्य पंक्ति कहां से लिया गया है। तो देखिए, यहां से यहां तक आप जो देख रहे हैं, ये 2 लाइन ग्रीन और ये 3 लाइन ब्लैक, यहां तक हम ये बताने का प्रयास किए हैं कि ये काव्य पंक्ति कहां से लिया गया। इसके बाद इस काव्य पंक्ति के प्रसंग के साथ वर्णन करना, यानी कहानी के साथ वर्णन करना, और कहानी के साथ उसी बात का वर्णन करना है जो आपको इस क्वेश्चन में लिखा हुआ। अर्थात सप्रसंग व्याख्या में जो पंक्ति है सिर्फ उसी को एक्सप्लेन करके वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कहां से लिया गया। तो सबसे पहले प्रस्तुत काव्यांश। काव्यांश का मतलब होता है काव्य का अंश। काव्य माने कविता और अंश माने भाग, यानी कविता का भाग। तो प्रस्तुत कविता का भाग, प्रस्तुत कविता का भाग यानी प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक, हमारी कौन पुस्तक? हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 12, कौन क्लास से लिया गया? कक्षा 12 दिगंत भाग 2। और वो कक्षा जो 12 है उसका नाम है दिगंत भाग 2। पदखंड, पदखंड का मतलब होता है काव्य खंड, जो कविता वाली भाग है। पदखंड के पुत्र वियोग शीर्षक काव्य से लिया गया है, यानी कविता का नाम है पुत्र वियोग। क्या नाम है कविता का? पुत्र वियोग नाम है। पुत्र वियोग शीर्षक काव्य से लिया गया है। और इस कविता को कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचा गया है। इस कविता को किसके द्वारा लिखा गया है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। यानी इस कविता के कवि नहीं, कवित्री है, यानी कोई महिला कवि है ना, इसीलिए उसे कवित्री कहा गया। तो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचा गया है, यानी लिखा गया है, जो उनकी काव्य संग्रह मुकुल से लिया गया है। अच्छा, यहां पर देखिए वो ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को याद हो गया होगा। क्वेश्चन पूछ देगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग कहां से लिया गया? तो कहां से लिया गया? मुकुल से लिया गया। कहां से लिया गया? तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या कहा था कि सप्रसंग व्याख्या में यह बताना है कि ये जो काव्य पंक्ति है वो कहां से लिया गया। तो एकदम पूरे विस्तार से, एकदम सेटिस्फैक्शन के साथ बताना है, ऐसा लगे कि आप जो लिखे हैं उससे ज्यादा बेहतर और नहीं हो सकता। ऐसा लिखना है कि उससे ज्यादा बेहतर और नहीं हो सकता। हम जो लिख दिए क्वेश्चन का आंसर, हम अपने आप में ये सोच कर लिखते हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं लिख सकता, तब हम लिख पाते हैं अच्छे से। तो आप लोग भी क्या सोचना कि हम जो भी लिखेंगे वो सबसे बेहतर होगा, वही सबसे अच्छा होगा। अब देखिए यहां पर हम क्या लिखें। तो सबसे पहले इसको हम ये बताने का प्रयास किए कि ये पंक्ति कहां से है। तो एक बार हम एक्सप्लेन करके बताएं, आप पढ़ देते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 12 दिगंत भाग 2 पद यानी काव्य खंड, पद को काव्य खंड भी बोलते हैं, काव्य खंड के पुत्र वियोग शीर्षक काव्य से लिया गया है। इस कविता को कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचा गया है,
जो उनकी काव्य संग्रह मुकुल से लिया गया। कहां से लिया गया? मुकुल से। चलिए, अब ये तो हो गया कि कहां से लिया गया। अब सब प्रसंग व्याख्या करना। प्रसंग मतलब होता पूरी कथा के साथ, कहानी के साथ, सिर्फ ये वाली कथा बताना कि जो पंक्ति है उसमें कह क्या रहा, उसमें क्या वर्णन करना। ठीक है, तो देखिए अब यहां हमने क्या लिखा, लिख रहा है बाबू, इस काव्यांश में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने पुत्र के वियोग में तड़पते एक मां की पीड़ा का चित्रण किया है। इस कविता में क्या है कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने, किसने? अपने पुत्र के वियोग में, पुत्र के वियोग में तड़पते मां के पीड़ा माने मां के दर्द का वर्णन किया। इस कविता में क्या है? एक मां का दर्द है। इस कविता में क्या है बाबू? एक मां का दर्द है। तो मां की दर्द आ गए तो हम बताना चाहेंगे, मां जो होती है ना अपने बेटे के लिए सबसे व्याकुल होता है। देखो एक गीत सुनाते हैं मां पर, तब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो कहते हैं, माई हो माई हो, यानी मां जो होती है ना, अगर देखा जाए तो दुनिया में अगर सबसे बड़ी देवी है तो हमारे लिए मां ही है। आप लोग के लिए क्या है वो आप बताइएगा। इसलिए एक कवि ने बहुत ही रोचक भाव में लिखा था। कैसा भाव में लिखा था? रोचक भाव में लिखा था कि तोरा बिना दुनिया बिरान लागे माई रे। कौन लिखा है? कवि ने। क्या लिखा है? कि तोरा बिना दुनिया बिरान लागे माई रे, कि जियते शरीरिया है, कि जियते शरीरिया बेजान लागे माई रे, कि तोरा बिना दुनिया बिरान लागे माई रे। तो यहां उसी तरह से ये तो हम मां के प्रति अपनी ममता प्रकट किए, लेकिन यहां क्या वर्णन है? एक मां अपने बेटे के वियोग में तड़प रही है। एक मां किसके वियोग में तड़प रही है? अच्छा, आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा कि जो पुत्र वियोग कविता है, ये जो कविता लिखा गया उसमें जो मां है, उसमें जो कौन है? तो मां का रोल खुद कौन अदा कर रही है? कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। और इस कविता में एक्चुअली क्या होता है कि उस मां के बेटे का असमय मृत्यु हो जाता है। असमय मृत्यु माने समय से मृत्यु ना होना। और जब असमय मृत्यु हो जाता है तो मां क्या हो उठती है? तड़प उठती है, दर्द से व्याकुल हो उठती है। तो उसी दर्द का इसमें वर्णन किया गया। देखिए इसमें क्या लिखा है, जरा समझेंगे। तो इस काव्यांश में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने पुत्र के वियोग में, अपने पुत्र के वियोग में, मतलब इस कविता में जो पुत्र है वो किसका है? कवित्री का है। किसका है? तो अपने पुत्र के वियोग में तड़पते एक मां की पीड़ा का चित्रण किया, एक मां की पीड़ा का चित्रण किया है, जो एक प्रकार का शोक गीत है। अच्छा, पूछेगा कि आप लोग से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि जो कविता है पुत्र वियोग वो कैसा कविता है? तो आंसर कैसा कविता बाबू? तो शोक गीत है। या पूछ देगा ये कैसा गीत है? तो शोक गीत है। कैसा गीत है? शोक गीत। आगे लिखा, जहां स्वयं कवित्री एक मां का प्रतिनिधित्व करती है, जहां स्वयं कवित्री एक मां का प्रतिनिधित्व करती है, यानी पुत्र वियोग में जो मां है वो कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। और जो पुत्र का मृत्यु हुआ असमय, वो किसका पुत्र है? सुभद्रा कुमारी चौहान का। भले उसका नहीं है, लेकिन इस कविता में वो मां बनी हुई है और उसी का बेटा खो गया। और जब किसी का बेटा खोता है, बेटा का असमय मृत्यु हो जाता है, तो मां के दिल पर क्या गुजरता है, उसी घटना को इसमें वर्णन किया गया। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। तो उनका पुत्र का असमय, देखो यहां लिखा हुआ, उनके पुत्र का असमय मृत्यु हो गया। कैसा मृत्यु हो गया? असमय का मतलब बिना समय से, समय अभी नहीं हुआ था और उसका मृत्यु हो गया। ठीक है। इसके बाद जिससे वह अत्यंत व्यथित है, पुत्र के मृत्यु से अत्यंत क्या है? व्यथित है। व्यथित माने दुखी, परेशान, है ना। उनके चारों दिशाओं के लोग प्रसन्न है। अब आप लोग कहिएगा सर ये सारा बात इसमें आ रहा है, देखिए यहां आ रहा, आज दिशाएं भी हंसती है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए अब यहां पर आ रहा, उनके चारों दिशाओं के लोग क्या हैं? प्रसन्न हैं। चारों दिशाओं के लोग क्या हैं? क्या लिख रहा था कि आज दिशाएं भी हंसती है, मतलब दिशाएं का मतलब वो चारों दिशा के जो लोग हैं वो प्रसन्न हैं। वो क्या है? प्रसन्न है। और आगे क्या लिखा? पूरे विश्व में
पूरे विश्व में। यहां पर आप लोग एगो में जोड़ लीजिएगा, यहां पर हम नहीं लिख पाए हैं। तो आज पूरे विश्व में देखिए उनके चारों दिशाओं के लोग प्रसन्न है और लिख रहा पूरे विश्व, यहां पर हो जाएगा एगो में, क्या हो जाएगा बाबू, में। तो पूरे विश्व में खुशी की लहर है, पूरे विश्व में क्या है, खुशी की लहर है। अब देखिए पूरे विश्व में है कि नहीं खुशी की लहर, देखिए है उल्लास विश्व पर छाया, यानी पूरे विश्व में क्या है, खुशी की लहर है। लेकिन क्या हुआ, खुशी की लहर तो विश्व में है, चारों दिशाओं के लोग खुश हैं, लेकिन यहां क्या हुआ वो जरा देखिए, है ना, पूरे विश्व में खुशी की लहर है, उल्लास छाया हुआ है। क्या छाया हुआ, उल्लास छाया, उल्लास माने क्या होता है, एकदम प्रसन्नता, खुशी छाया हुआ है। परंतु क्या है, परंतु कवित्री का बेटा जो उनसे दूर हो चुका है, जिसका असमय मृत्यु हो गया है, अर्थात पुत्र रूपी खिलौना जो खो गया है, वह अभी तक लौट कर उनके पास नहीं आया। कहने का मतलब यहाँ क्या लिखा था कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। मतलब पूरे विश्व में क्या है, पूरे विश्व जो है उल्लास में डूबा हुआ, खुशी में है, चारों दिशाओं के लोग प्रसन्न हैं, लेकिन कवित्री का जो बेटा खो गया है वो अभी तक लौट के नहीं आया। बोलिए यही बात इसमें लिखा हुआ है कि नहीं। अब देखिए और एक्सप्लेन किया गया इसमें, वह अभी तक लौट कर उनके पास नहीं आया है, वह बेटे को वापस ना आने के गम में टूट चुकी है ना, वह बेटे के गम में क्या हो चुकी है, टूट चुकी है, जिससे वह असंयमित मनोदशा में तड़पते हुए शोक कर रही है। असंयमित मानो वो संयमित नहीं है, मतलब वो जो कवित्री है वो अनकंट्रोल हो रही है, कंट्रोल से बाहर जा रही, इतना रो रही थी, इतना तड़प रही थी, और उसकी मनोदशा माने मन की जो स्थिति है, मन की जो दशा है वो एकदम तड़प रहा है। और जब आदमी तड़पता है तो क्या करता है, शोक करता है, यानी दुख व्यक्त करता है। बोलिए यस या नो। तो इसमें जो कविता में आपकी जो पंक्ति थी, इसी कविता को प्रसंग के साथ व्याख्या किया गया है, यानी इसका मतलब इसमें दर्शाया गया है, इसको बारे में एक्सप्लेन करके लिखा गया, यही होता है सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले बता देना कि कहां से लिया गया, इसके बाद जो पंक्ति है उसको अर्थ सहित थोड़ा वर्णन करके बताना, अर्थ सहित थोड़ा वर्णन करके बताना। बोलिए यस या नो। तो ये था आपका पहला सप्रसंग व्याख्या। और इसमें एक और क्वेश्चन हम लिखे हुए सामने आप देख पा रहे होंगे, एक और क्वेश्चन लिखे हुए, यस या नो। तो एक और जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये, और ये 12 क्वेश्चन नंबर में है क्या वो जरा देखिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है ना। ये कविता कहां से लिखा गया, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है ना। ये कहां से लिया गया वो समझते हैं, है ना। तो देखिए इसमें उषा नजर आ रहा है आपको, तो इसमें कविता का नाम ही उषा है, कविता का नाम ही क्या है, अब उषा क्या होता है उसके बारे में हम वर्णन करेंगे, लेकिन आप लोग को बताए हैं कि सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले बताना है कि ये वाला जो पंक्ति है, ये वाला जो काव्यांश है, यानी काव्य का जो भाग है वो कहां से लिया गया। तो देखते हैं पहले कहां से लिया गया है। तो प्रस्तुत काव्यांश, प्रस्तुत हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक, हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 12, कक्षा दिगंत भाग 2 पद काव्यखंड के उषा शीर्षक कविता से लिया गया है। कहां से, तो उषा शीर्षक कविता से लिया गया है। और इस कविता के कवि कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। कौन है इसके कवि बताओ तो, उषा कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। अब बताइए, अब वर्णन करना कि कह क्या रहा है। तो एक्चुअली हम ऐसे समझा देते हैं तब ये ज्यादा समझ में आएगा कि जादू टूटता है क्या। आप लोग देखे होंगे कि जब तक सूर्य नहीं उदय होता है, यानी सूर्य उगता नहीं है, तब तक उसका माहौल कुछ और होता है, यस या नो। सुबह की माहौल कुछ और होता है, उषा का मतलब सुबह, भोर, समझ रहे हैं। तो सुबह का माहौल कुछ और होता है, सुबह के आकाश का या सुबह के वातावरण का, पर्यावरण का माहौल कुछ और होता है ना। लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होता है तो सब कुछ खत्म, सिर्फ सूर्य ही सूर्य नजर आता है, और सूर्य का प्रकाश और उसकी किरण, यस या नो। तो जब सूर्य उदय होता है तो जो उषा का यानी सुबह की जो सुंदरता है वो नष्ट हो जाती है, यस या नो। तो जादू टूटता
टूटता है, जादू टूटता है का मतलब पहले जो जादू था किसका, उषा का, यानी सुबह का, यानी भोर का जो जादू था, भोर की जो सुंदरता थी, भोर की जो सौंदर्य था, वो नष्ट हो जाता है। कब? जब सूर्य उदय होता है तब। तो वही यहां लिख रहा, जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा। तो इसको प्रसंग के साथ व्याख्या करना, वर्णन करना। अब देखिए वर्णन हम किए कितना अच्छा ढंग से, जरा गौर करिएगा। कह रहा इस काव्यांश के माध्यम से, इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने भोर, देखो भोर लिखे है ना, भोर सुबह के समय में सूर्योदय होने से आकाश में होने वाले जादू का वर्णन किया। सबसे पहले सूर्योदय जब होता है तो आकाश में एकदम जादू जैसा लगता है, देखने में आकाश बड़ा मनोरंजक लगता, बड़ा मनमोहक लगता, सुंदर लगता है। बोलो यस या नो, है ना। अब होता क्या, वे कहते हैं कि उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूटता। उषा का जादू कब टूटता? सूर्योदय होने पर टूटता। सूर्योदय के पूर्व, पूर्व माने पहले, सूर्योदय के पहले आकाश में उषा का सौंदर्य जादू जैसा प्रतीत होता। जब तक सूर्योदय नहीं होता बाबू, तब तक आकाश में जो उषा होती है उसका जो सौंदर्य होता है वो किसके जैसा प्रतीत होता? जादू जैसा। मतलब देखने में इतना आनंद आता कि लगता है जादू हो रहा है। बार बार चेंज होता रहता है मौसम, बार बार चेंज होता रहता है वातावरण, पर्यावरण, तो अच्छा लगता है ना। सूर्य उदय से पहले उषा की अलौकिक रंग रूप होता है। जब तक सूर्य उदय नहीं होता तब तक जो उषा है, उषा के पहले क्या होता कि जब तक सूर्य उदय नहीं होता तब तक उसका रंग रूप ही अलग होता। रंग रूप ही क्या होता? बहुत अच्छा रंग और रूप भी अच्छा होता। सूर्य उदित होने से पहले आकाश का रंग रूप प्रति क्षण बदलती भी रहता है। एक और चीज है कि सूर्य उदय होने के पहले एक और चीज होता है। क्या चीज होता है? कि प्रति क्षण बदलते रहता है। प्रति क्षण क्या होता रहता? क्या बदलते रहता? आकाश का रंग रूप, आकाश का रंग रूप, हाँ, मतलब उसका रंग जो है परिवर्तित होते रहता है। तो ये देखकर हमें अच्छा लगता है, ये देखकर हमें अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है कि नहीं। किंतु जैसे ही सूर्योदय होता, किंतु जैसे ही सूर्योदय होता उषा का संपूर्ण सौंदर्य ही नष्ट हो जाता। लेकिन सूर्य उदय हुआ और उषा की जो सुंदरता है, उषा की जो सौंदर्य है ना, उषा की जो मनमोहक रूप रंग है, वो सब क्या हो जाता? नष्ट हो जाता है। किसके उदय होने के साथ? सूर्य उदय होने के साथ। उषा की प्रारंभिक मनमोहक, उषा की प्रारंभिक मनमोहक सुंदरता ही जादू है ना। उषा का जो प्रारंभिक यानी पहले वाला, यानी सूर्य उदय के पहले, सूर्य उदय के पहले की जो मनमोहक सुंदरता वो उसका जादू है। यानी जादू क्या है? तो जब तक सूर्य उदय नहीं हुआ और सूर्य उदय के पहले जो उषा सुंदर लग रही थी, जो उषा की सौंदर्य था, वो उसका क्या है? जादू है। क्या है? और सूर्य उदय के साथ, सूर्य उदय के साथ सौंदर्य का नष्ट होना। किसके सौंदर्य का? उषा के, हाँ। और सूर्य उदय के साथ सौंदर्य का नष्ट होना, उषा का जादू टूटना है। उषा का जादू टूटना है। जादू तो है मनमोहक सुंदरता, लेकिन सौंदर्य का नष्ट होना उषा का क्या है? जादू टूटना है। यहाँ टूटना नहीं लिख पाए, जादू टूटना है। क्या बाबू? जादू टूटना। हाँ, जादू टूटना है। बोलिए, आया समझ में आप लोग को? तो ये हमने आप लोगों को 2 सप्रसंग व्याख्या बताया। कितना सप्रसंग व्याख्या बताया? हाँ, 2 सप्रसंग व्याख्या बताया। और ये सप्रसंग व्याख्या 2 चैप्टर से लिए गए थे। एक तो था आपका, कौन चैप्टर से था आपका? पुत्र वियोग, और दूसरा चैप्टर था उषा। और ये दोनों सप्रसंग व्याख्या में एक आने की संभावना है। तो आप लोग सभी लोग अच्छे ढंग से याद कर लें, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे चैनल सब्जेक्ट म्यूजिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हो सके तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, और कमेंट में हमें बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना % समझ में आता है, और यूट्यूबरों से कितना बेहतर है या कमजोर, ये बताने का प्रयास करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि आपका फायदा आपके दोस्तों को भी मिले। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब ही हमारी पूंजी होती है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।